हेलो हेलो। तो हेलो। तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अभी कंप्लीट हम लोग बीटीएससी जेई के क्लासेस में हम लोग लगे हुए हैं, बहुत तन मन और धन से लगे हुए हैं, ठीक है। जो कि अभी तक हम लोग का 30 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज का जो क्लास है आपका 31 होने वाला है, ठीक है। बस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं, चाहे आप बीटीएससी जेई का ले लें या फिर हम लोग एसएससी का जो अभी सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस चल रहे हैं वो क्लास ले लें। तो पहले हमको आप ये बताएं कि बीटीएससी जेई के जितने भी क्लासेस हुए हैं, क्या आपने सारे क्लासेस को अटेंड किया? सारे क्लासेस आप लोग सारा जितने भी क्लासेस हुए हैं सारे क्लासेस को केयरफुली आप लोग अटेंड किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस को रेगुलर वे में लिया करें, देखा करें, ताकि आपका जो रेगुलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। रेगुलरिटी जहाँ से छूट जाएगा ना तहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। एट द एंड फिर पता चलेगा कि नहीं कुछ नहीं किए, कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या है क्या नहीं, इस टाइप से फिर आपका माइंड में थॉट चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मैं आपके पास में बोला था शुरुआत में ही हम लोग का बात कमिटमेंट हो गया था कि एग्जाम तक हम लोग कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। तो बस उसी जोश और उसी लगन के साथ हम लोग अभी तक कंटिन्यूअस हैं टिल द एग्जाम तक। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग हर हर स्टेज पे अलग अलग बात करेंगे। अभी जैसे कि आपका स्टेज सेकंड चल रहा है बीटीएससी जेई का, स्टेज थर्ड में जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या, मतलब एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको नया नया जैसे लगेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी रहेंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चन देने का सेंस यही है कि आपका वो क्वेश्चन दोबारा रिकॉल हो जाए माइंड में आपका, ठीक है। अब मैं पहले ही संकल्प ले लिया था कि आपको क्लास में सारे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको क्लास में ही आपको सारा क्लियर कर लेना है, ठीक है। चाहे कॉन्सेप्ट के थ्रू हो, चाहे ट्रिक के माध्यम से हो, ठीक है। और हम लोग क्लासेस में सारा क्लासेस में देख भी रहे हैं कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए बिना देरी के मैं पहले आज का क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लासेस में हम लोग दो पॉइंट हम लोग दो लाइन हम लोग बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा। तो जैसे कि हम लोग हर क्लास में दो लाइन से शुरुआत करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और हम लोग के लिए तो एक प्रेरणादायक का एक लाइन बनता है, ठीक है। चलिए क्या है, देखिए। आपको दिख रहा होगा कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी आपकी जगह बदल देते हैं, ठीक है। सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही जबरदस्त लाइन है, ठीक है। तो देखिए तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और जो भी मेरे भाई अभी तक नहीं लगे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी ख़त्म होने को है, ठीक है। और अब फरवरी स्टार्टिंग होने को है, तो ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं किए हैं तो मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप लोग अब क्लास में जुड़िए और अपने आप को एक बेहतर मुकाम तक ले जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब पर डे एक नया नया मतलब कुछ नया सोचने का ये कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अगर टाइम रहेगा तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए। हम्म आप लोग भी पहले आंसर आप लोग भी बताएं, ठीक है। आप लोग भी बताएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। पेन का कलर मैं आज ले लेता हूँ क्या, ये ले लेता हूँ डार्क। कैसा है ये, थोड़ा सा लाइट नहीं दिख रहा है। ये कैसा रहेगा, और ये तो और भी नहीं दिख रहा है। यही दो तो पेन ही है यार। चलो देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ एक्सवेशन
विच टाइप ऑफ एक्सकेवेशन इज यूज फॉर लेइंग ए लार्ज पाइपलाइन। ठीक है, लार्ज पाइपलाइन के लिए हम लोग किस टाइप का एक्सकेवेशन करते हैं, चाहे हम लोग मक, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, मक एक्सकेवेशन है, रॉक एक्सकेवेशन है, ट्रेंच एक्सकेवेशन है, देन आपका ओपन एक्सकेवेशन है। तो हम लोग यहाँ जो पूछ रहा है यूज फॉर ए लार्ज पाइपलाइन। ठीक है, लार्ज पाइपलाइन बोल दे, या फिर यहाँ पर बोल दे वाटर लाइन बोल दे, वाटर वाटर पाइपलाइन बोल दे, वाटर पाइपलाइन बोल दे, या फिर यहाँ पर सीवर लाइन बोलते, सीवर लाइन बोल दे, सीवर पाइपलाइन बोल दे, सीवर पाइपलाइन बोल दे। तो ये जो अगर अगर लार्ज पाइपलाइन बोले, या फिर वाटर पाइपलाइन बोले, या फिर सीवर पाइपलाइन बोले, ठीक है, तो ये सब में जो हम लोग किस टाइप का हम लोग एक्सकेवेशन यूज करते हैं, तो हम लोग जो यूज करते हैं ऑलवेज हम लोग ट्रेंच एक्सकेवेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेंच एक्सकेवेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर ए लार्ज पाइपलाइन, लार्ज वाटर पाइपलाइन, लार्ज सीवर पाइपलाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि विच टाइप ऑफ वॉल विच टाइप ऑफ वॉल इज डिजाइन टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेस लाइक अ विंड और अर्थक्वेक। बताएं, विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए किस टाइप के वॉल को डिजाइन किया जाता है। विच टाइप ऑफ वॉल इज डिजाइन फॉर रेजिस्ट लेटरल फोर्सेस को डिजाइन करने के लिए किस टाइप के वॉल को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, किस टाइप का वॉल हम लोग यूज करेंगे, कैविटी वॉल, पार्टीशन वॉल, या फिर लोड बियरिंग वॉल, या फिर शेयर वॉल। क्या बोल रहा है, लेटरल फोर्सेस लाइक विंड और अर्थक्वेक के लिए हम लोग जो वॉल को, किस टाइप का वॉल हम लोग डिजाइन करेंगे, तो एलवेज हम लोग शेयर वॉल को डिजाइन करेंगे। कैसा वॉल रहेगा, शेयर वॉल रहेगा। ठीक है, और देखिए किस टाइप का वाल हम लोग करेंगे, शेयर वाल को। और देखिए शेयर वाल जो होता है ये जो ये तो लोड ट्रांसफर करता है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर करता है फाउंडेशन पे। ठीक है, तो लोड ट्रांसफर हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल लोड टू द फाउंडेशन। ठीक है दोस्त, क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर करता है कहाँ पे, फाउंडेशन पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर 2-3 वाल को अलग अलग बताया गया कि कैविटी वाल क्या होता है। कैविटी वाल क्या होता है, जब भी कैविटी वाल है तो कैविटी वाल को हम लोग डिजाइन करते हैं प्राइमरली डिजाइन फॉर थर्मल इंसोलेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डिजाइन फॉर थर्मल, या फिर हाँ थर्मल इंसोलेशन, थर्मल एंड साउंड इंसोलेशन। ये जो वाल है आपका, जो कैविटी वाल है, ये प्राइमरली हम लोग जो डिजाइन करते हैं एलवेज थर्मल और साउंड इंसुलेशन के वाल के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। और ये थर्मल और साउंड इंसुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कौन सा वाल, कैविटी वाल। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुल्टअप कॉलम विथ a lacing, what percentage of the axial load is considered as the transverse shear force that lacing system must be resist। बताएं, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स कितना होता है जी, 1.5%, 2.5%, 2% या 3%। ये तो इजी क्वेश्चन है जी। लेसिंग के केस में कितना होता है ट्रांसवर्स शेयर फोर्स, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स कितना होता है, 2.5%। या तो आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। ये जो
क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही, जैसे अभी फिलहाल में आपका बीपीएससी यही जो हुआ था हाल फिलहाल में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छा है आपका। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होगा, 2.5% ऑफ एक्सीएल लोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और चार ऑप्शन में हमको बताए कि सबसे करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है, बताए। ठीक है, घर्षण, घर्षण के बारे में सबसे पहले हम लोग देखिए, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है, कैनेटिक फ्रिक्शन। कैनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये सही स्टेटमेंट है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट है? ये सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये उल्टा लिख दिया है, मतलब इसको उल्टा लिख दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर कैनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है कि कैनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो सरासर गलत है। यहाँ पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन आपका कैनेटिक फ्रिक्शन, कैनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, ये होता तो यहाँ पर ये आपका ये जो ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इज कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन जो है, क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, एकदम ये सही ऑप्शन है। ठीक है, मेरा सरफेस एरिया पे वो तो थोड़ी डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया रफनेस है, स्मूथनेस है, उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो है मेरा ये मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर है। ठीक है, क्या हमको इसमें करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। डिपेंड नहीं करता है, एकदम करता है, ये सरासर गलत है। और फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, ओ एकदम तो ये तो सही है। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। हम्म, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है सरफेस पे कि नहीं करता है, सो बताएं। या क्या बोल रहा है कि डज नॉट बोल रहा है, देख रहे हैं डज नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ये गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। ये भी गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ये क्या होगा, देखिए फ्रिक्शन जो यहाँ पर होता है, फ्रिक्शन ही डायरेक्टली, ये फ्रिक्शन क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, ये तो सरासर गलत है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, जितना मेरा फ्रिक्शन बढ़ेगा उतना मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये भी मेरा सरासर गलत है। इसमें से सरेक्ट मतलब करेक्ट ऑप्शन पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन से मतलब ये आपका क्या बोलते हैं, मैकेनिक से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सारा क्वेश्चन को हम लोग जहाँ तक हो सके हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि when two wall meet at a right angle, when two wall meet at a right angle, which of the following bond is generally used to maintain the structural strength? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हम लोग कौन सा वाल है जो कि राइट एंगल पे मीट करता है? क्या वो फ्लेमिश बॉन्ड है, सॉरी हाँ फ्लेमिश बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है, देन आपका इंग्लिश बॉन्ड है। तो कौन सा वाल होगा वो, किस टाइप का वाल होगा? एलवेज आपका इंग्लिश बॉन्ड होगा। क्या होगा? इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है? इंग्लिश बॉन्ड को हम लोग इसका अगर आपसे हम डिफिनेशन पूछे तो क्या होगा इंग्लिश बॉन्ड का? अल्टरनेट होता है ना इसमें, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है? अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर
एंड स्ट्रेचर। ठीक है, जैसे देखिए, मान के चलिए कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रिक के मतलब एक वॉल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर। ठीक है, मतलब हेड पहले आप कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, छोटा वाला पार्ट आएगा ना, तो हम लोग कैसे यहाँ पर कैसे दिखाएंगे, ये देखिए, ये मेरा वॉल हो गया, टेम्पोररी वॉल हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेरा पोर्शन है ये मेरा ब्रिक है। ठीक है, क्या है, ब्रिक है। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा हेडर पार्ट है। ठीक है, ये मेरा हेडर पार्ट है। देखिए लिख देता हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये आपका हेडर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या रहेगा, आपका लॉन्गर लॉन्गर साइड रहेगा, मतलब इस टाइप से। यहाँ पर हम लोग एक छोटा छोटा ब्रिक प्रोवाइड करेंगे, इस टाइप से आपका रहेगा एक ब्रिक, स्ट्रेचर वाला पार्ट है ये। ठीक है, फिर इस टाइप से रहेगा हेडर, ये हो गया स्ट्रेचर, 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 देन आपका हेडर, हेडर, हेडर। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका ब्रिक का ये वॉल रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर दूसरा जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह आपका हो गया फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड भी आपका ये जैसे हो गया कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ, इसमें अल्टरनेट कोर्स होता है हेडर एंड स्ट्रेचर का। ठीक है, और इसमें जो होता है फ्लेमिश बॉन्ड में होता है क्या, ईच कोर्स ऑफ है, ईच कोर्स, ईच कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, हेडर एंड स्ट्रेचर। जिसके कारण इसमें राइट एंगल टू वॉल इट हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट नॉट टिपिकली, मतलब इसमें आपका जो राइट एंगल जो यहाँ पर मीट कर रहा है दो गो वाल, ये आपका इसमें हेडर में होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। इट नॉट टिपिकली, टिपिकली यूज फॉर वॉल मीट एट राइट एंगल, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत। और आपका हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड का बात किया जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, तो आपका इंग्लिश बॉन्ड ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी आपका इंग्लिश बॉन्ड ही होता है। ठीक है, और मेजरली जैसे आपका हो गया क्या बोलते हैं, जैसे वॉल थी, वेल हो गया, कुआं, कुआं में जो हम लोग ब्रिक, जो हम लोग वहाँ पर पहले का घरों में जो कुआं जो वेल होते थे, अभी भी कुछ कुछ है लेकिन अब सब जगह नहीं है। पहले के जो कुआं आप लोग देखे होंगे, आप उसमें आप लोग ब्रिक जो उसमें यूज किया जाता था, उसमें किस बॉन्ड के किस बॉन्ड वहाँ पर कैसे, मतलब कौन से बॉन्ड हम लोग यूज करते थे वेल के टाइप में, तो ये आपको वहाँ पर जो कुएं में एलवेज आपका इंग्लिश बॉन्ड ब्रिक का यूज होता था। ठीक है, मतलब इंग्लिश बॉन्ड के जैसे हम लोग बोले ना कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, तो इसी पैटर्न पे को जो मेरा कुआं जो होता है, वेल होता है, उसके ब्रिक को ये किया जाता था, मतलब ब्रिक वॉल बनाया जाता था कुआं के। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, बस वही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्या है कि कॉलर, द कॉलर बीम इन ए कॉलर बीम रूफ परफॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कॉलर बीम क्या होता है भाई, पहले हम लोग कॉलर बीम समझेंगे, उसके बाद तो हम लोग इसका फंक्शन बता सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। चलिए हम लोग एक फिगर के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इस कॉलर बीम क्या होता है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, बैटन्स किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर किसको बोलते हैं, सारा इसमें मेंशन है। देखिए ये जो आपका बैटन्स हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा है कि ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर है। आपको दिख रहा है कि सामने इसमें इंडिकेट किया है प्रिंसिपल राफ्टर है। ये आपका राइस पीस है। ठीक है, ये आपका वॉल है, वॉल प्लेट है, वॉल प्लेट है। ये देखिए, ये जो दोनों जो आपका जो प्रिंसिपल राफ्टर है, प्रिंसिपल राफ्टर को जो कनेक्ट कर रहा है ना, ये देख रहे हैं ना,
प्रिंसिपल राफ्टर को यहाँ और यहाँ दोनों को जो एक लॉन्ग बीम है, इसी को जो दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलर बीम बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कॉलर बीम इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन किस टाइप से था। इट सपोर्ट द रीच बीम, एकदम नहीं। इट फॉर्म्स एन एक्सटेंशन टू एप्स, एकदम नहीं, एकदम नहीं होगा। इट टाई द वॉल प्लेट टुगेदर, एकदम नहीं। इट प्रिवेंट राफ्टर फ्रॉम बेंडिंग, एकदम सही। जो मेरा राफ्टर, जो प्रिंसिपल राफ्टर, उसको बेंडिंग होने से रोकता है, इसीलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कॉलर बीम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, विद फिगर सभी आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हम लोग देख ही लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई रेल ट्रांसपोर्ट इज प्रिफर्ड ओवरलोड, व्हाई रेल ट्रांसपोर्ट इज प्रिफर्ड ओवर रोड ट्रांसपोर्ट फॉर ए बल्क गुड्स मूवमेंट। बताएं हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्यों प्रिफर करते हैं फॉर ए बल्क, मतलब हैवी मटेरियल को ले जाने के लिए, एज कंपेयर टू ए रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेरिजन में हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, वही पूछ रहा है। तो क्या देखिए, तो फर्स्ट क्या है कि रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी ड्यू टू हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम रॉन्ग। इस क्वेश्चन के आप देखा जाता है, इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा ये गलत है। रेल ट्रांसपोर्ट इज ओनली सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बल्क मूवमेंट, एकदम नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस एकदम नहीं होगा। रेल ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू फ्यूल ए यूनिट लोड पर यूनिट डिस्टेंस, एकदम 110% सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है कि रेल ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, एकदम नहीं। कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड के लिए ये फास्टर है, लेकिन ये बोला कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड, जिस कारण ये गलत हो गया। सबसे करेक्ट आंसर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्रूफिंग मेथड इज ऑफ्टन यूज फॉर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। इनमें से 4 अलग अलग वाटर प्रूफिंग का मेथड दिया गया है। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि कौन सा मेथड का यूज हम लोग एक्सटर्नल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, कौन सा मेथड का, क्या वो रूट बैरियर्स मेथड से, या फिर केविटी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए ये मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम लोग मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग या फिर इंट्रीगल वाटर प्रूफिंग का हम लोग यूज करते हैं। क्या हमको ध्यान देना, क्या यूज फॉर एक्सटर्नल सरफेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सरफेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो हम लोग मेथड का वाटर प्रूफिंग मेथड का यूज करते हैं, वो कौन सा मेथड होता है, ऑलवेज मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग मेथड का यूज करते हैं। कौन सा मेथड का, मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए क्या कि मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग, तो मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग में किस टाइप का मटेरियल होता है, लाइक आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल इसका बोल सकते हैं, आपका बिटुमिन हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है, आपका और बोल सकते हैं ईपीडीएम हो गया, ईपीडीएम हो गया। ये सारे जो मटेरियल्स है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, एक्सटर्नल, इट इज यूज फॉर एक्सटर्नल सरफेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सरफेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, कहाँ पे, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्त, ये हम लोग जानते हैं कि बिटुमिन हो गया एक तरह से, हम लोग डीपीसी में भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, तो वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने नहीं देता है। ठीक है, वाटर को इन्फिल्ट्रेट करने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चाहे हम लोग बिटुमिन यूज कर सकते हैं, पीवीसी यूज कर सकते हैं, ईपीडीएम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, सारे को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बताए क्रैक्स इन ए बिल्डिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्राइंग ऑफ मॉइस्चर इन ए बिल्डिंग मटेरियल कॉजेज। बताए
cracks in building due to atmospheric drying of moisture in a building material causes किस टाइप का क्रैक होता है ये? एटमॉस्फेरिक की वजह से जो एटमॉस्फेरिक वजह से जो ड्राइंग हो रहा है और उसकी वजह से जो मेरा बिल्डिंग में क्रैक डेवलप हो रहा है, वो किस टाइप का क्रैक डेवलप होता है? एल्वेज श्रिंकेज क्रैक। ठीक है, जैसे देखिए बहुत मतलब बोल सकते हैं अगर ठंडी मतलब पूरा गर्मी है, बहुत है मतलब हॉट वेदरिंग है, ठीक है, और हॉट वेदरिंग में हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि वहाँ पे जो पानी का लॉसेस है, स्लरी का लॉसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मौसम पूरा हॉट है एकदम, तो बहुत ही हॉट मौसम की वजह से जो मेरा श्रिंकेज जो होगा कंक्रीट में, एल्वेज श्रिंकेज, एटमॉस्फेरिक ड्राइंग की वजह से जो मेरा क्रैक जो डेवलप होगा, एल्वेज श्रिंकेज क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चरल क्रैक, ये किस टाइप का क्रैक है भाई, ये कैसे डेवलप होता है? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं causes due to excessive क्या, excessive causes due to excessive loading, एक्सेस लोडिंग की वजह से जो मेरा क्रैक जो डेवलप होगा, जिसके कारण जो मेरा किस टाइप का क्रैक होगा, स्ट्रक्चरल क्रैक होगा, मेरा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? एक्सेसिव लोडिंग की वजह से। और बोल सकते हैं क्या, मतलब ये भी बोल सकते हैं क्या, जो मेरा जो डिजाइन किया गया है, जो मेरा जो डिजाइन जो किया गया है स्ट्रक्चर डिजाइन, वो उसकी वजह से भी। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिजाइन डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट की वजह से जो मेरा क्रैक जो डेवलप होता है, किस टाइप का क्रैक डेवलप होता है? तो स्ट्रक्चरल क्रैक डेवलप होता है। ठीक है, एक है मेरा थर्मल क्रैक। ठीक है, और थर्मल क्रैक किसकी वजह से डेवलप होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कॉजेज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो मेरा क्रैक डेवलप होता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? थर्मल क्रैक। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉजेज ड्यू टू क्या, थर्मल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लिख सकते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी लिख सकते हैं, वेरिएशन भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो मेरा क्रैक जो डेवलप होता है, वो किस टाइप का क्रैक डेवलप होता है? तो एलवेज थर्मल क्रैक डेवलप होता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कि सेटलमेंट क्रैक। ये किस टाइप का क्रैक है भाई? सेटलमेंट, नाम से ही देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सेटलमेंट, जब मेरा फाउंडेशन सेटल करेगा, इट मीन्स जब मेरा फाउंडेशन सेटल करेगा, तब जो मेरा क्रैक डेवलप होगा बिल्डिंग में, वो किस टाइप का होगा? तो सेटलमेंट क्रैक। ठीक है, देखिए अकर्स ड्यू टू हम लोग लिख सकते हैं, अकर्स ड्यू टू फाउंडेशन सेटलमेंट, ठीक है, फाउंडेशन सेटलमेंट। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? मूवमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मूवमेंट की वजह से भी ये आपका सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। क्या? मूवमेंट ड्यू टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर दोस्त। और साथ ही साथ ये जो 3 पॉइंट जो अलग अलग सेटलमेंट का करेक्ट के जो वजह होते हैं, मैं वजह में आपको भी बताया हूँ, और इसलिए कि ये आपको याद रखें आप, क्योंकि चाहे अभी इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल गया, पता नहीं कि नेक्स्ट क्लासेस जब होंगे तो आपको स्ट्रक्चरल क्रैक के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो मैं पहले भी मतलब बताते आ रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि जितने भी सेट होते हैं एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। ठीक है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी सेट होंगे एक दूसरे से रिलेट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्रीवियस क्लासेस से एज इट इज सेम मिल जाए, या फिर उसके कॉन्सेप्ट से जो क्लास में बताया गया उससे आपको देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्त, इसीलिए मैं सारा जो भी पॉइंट लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है बताने लगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए क्या है कि द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज मेजरिंग एट विच लेवल। इजी क्वेश्चन है भाई, बताएं कौन से लेवल पर हम लोग प्लिंथ एरिया मेजर करते हैं? एलवेज ग्राउंड लेवल। ये तो बताने लायक है ही नहीं,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द प्लास्टरिंग सरफेस विथ 3 कोट। हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जब हम लोग किसी भी वॉल पे करते हैं तो उसमें हम लोग 3 कोट करते हैं, ठीक है, 3 कोट। अब फर्स्ट कोट क्या होता है, सेकंड कोट क्या होता है, देन आपका थर्ड कोट क्या होता है, हम लोग उसके बारे में अभी डिटेल करेंगे, ठीक है। देखिए इन द प्लास्टिंग ऑफ ए सरफेस विथ 3 कोट, द सेकेंड कोट को पूछ रहा है कि इनमें से सेकेंड कोट कौन है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोट क्या होगा, सेकेंड कोट क्या होगा, देन मेरा थर्ड कोट क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे पूरी, तभी ना हम लोग आराम से इजीली लगा सकते हैं कि सेकेंड कोट क्या होगा, है कि नहीं। चलिए देखिए फर्स्ट कोट क्या होता है। फर्स्ट कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर कोट बोलते हैं, अंडर कोट बोलते हैं। देखिए अंडर इसमें क्या होता है, ये जितने भी आपका अनइवन सरफेस होते हैं, जैसे हमको कोई भी वॉल का हमको प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। तो प्लास्टरिंग करने के मतलब सबसे पहले जो वॉल को हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, जितने भी अनइवन सरफेसेस होंगे उसको हम लोग अंडर कोट के प्लास्टरिंग की मदद से हम लोग उस जो एरिया है उस एरिया को हम लोग पहले फिल करेंगे, ठीक है। कहीं थोड़ा गड्ढा है, कहीं पे बड़ा खड़ा, मतलब अनइवन सरफेस है, ठीक है। अनइवन सरफेस को सबसे पहले हम लोग एक एक लेवल में, मतलब जहाँ तक मतलब ज़्यादा मटेरियल खाते हुए, मटेरियल ज़्यादा जैसे जहाँ पर ज़्यादा गड्ढा है वॉल में, ठीक है, किसी कारण की वजह से, चाहे वहाँ का ब्रिक टूट गया है तो वहाँ पे हमको तो कुछ ब्रिक दे के वहाँ पर तो हमको प्लास्टरिंग करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग जो कोट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंडर कोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अंडर कोट करने के बाद फर्स्ट कोट करने मतलब अंडर कोट करने के बाद हम लोग सेकेंड कोट पे आते हैं। सेकेंड कोट इसमें कौन सा कोट करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जो करते हैं सेकेंड कोट का जो नाम होता है क्या, फ्लोटिंग कोट। फ्लोटिंग कोट इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग कोट करने का मतलब यही है कि जैसे देखिए हम लोग जितने भी वॉइड्स थे, बड़े बड़े वॉइड्स हम लोग भर दिए। अब जो सेकेंड कोट हम लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्मूथनेस, मतलब हम लोग को मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कम थिकनेस, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम थिकनेस का सीमेंट का ये प्लास्टरिंग करके हमको एक तरह से स्मूथनेस, मतलब पूरी स्मूथ सरफेस हमको प्रोवाइड करना है, किसमें, सेकेंड स्टेज में, ठीक है। देन मेरा जो नेक्स्ट स्टेप जो आता है, मेरा थर्ड क्या है, थर्ड कोट जो आपका होता है, आपका क्या होता है, फाइनल सेटिंग कोड भी बोल सकते हैं या फिर फाइनल सेटिंग कोड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये आपको क्या हो गया, सेटिंग कोड, ये आपका फाइनल कोड हो गया, ये मेरा थर्ड कोड हो गया, ठीक है। इसमें भी पूरा सरफेस, मतलब जैसे सेकंड कोड जो हो गया वो आपका थर्ड कोड भी होता है, ठीक है। सेकंड कोड हम लोग क्या किए, फ्लोटिंग कोड कर दिए, इसमें हम मतलब थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोवाइड किए। इसके बाद जो मेरा फाइनल कोट हो गया, इसमें पूरी तरह से एकदम स्मूथनेस, ठीक है, और सरफेस जो है लगेगा कि एकदम पूरा फाइन जैसा एकदम, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, थर्ड कोट हो गया, ठीक है। इसमें हमको क्या पूछ रहा है, इन द प्लास्टिक ऑफ ए सरफेस विथ इन 3 कोट्स, द सेकेंड कोट को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेकेंड कोट का फ्लोटिंग कोट बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। ये देखिए अंडर कोट दिया है, ये आपका क्या फर्स्ट कोट है, सेकेंड कोट हो गया ये, और ये आपका थर्ड कोट है, थर्ड कोट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फ्लोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर अडॉप्टिंग ए डीप फाउंडेशन ओवर द शैलो फाउंडेशन। बताइए किस रीजन की वजह से हम लोग डीप फाउंडेशन प्रेफर करते हैं एज कंपेयर शैलो फाउंडेशन। क्या, पुअर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी एट शैलो डेप्थ, फास्टर कंस्ट्रक्शन स्पीड, हाई वाटर टेबल, लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एडॉप्टिंग हैवी डीप फाउंडेशन ओवर ए शैलो फाउंडेशन, तो ऑलवेज पुअर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, इसीलिए तो हम लोग डीप फाउंडेशन करते हैं। शैलो फाउंडेशन हमको पुअर बेयरिंग कैपेसिटी मिलता है, बेयरिंग कैपेसिटी वहाँ का कम होता है, जिसके कारण हम लोग डीप फाउंडेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। यही इसका प्राइमरी रीजन है, समझे। प्राइमरी रीजन पूछ रहा है कि इसका प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है। तो प्राइमरी रीजन मेरा यही है कि पुअर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी एट ए सेलो डेप्थ, सेलो ही डेप्थ पे
20 से 30 मीटर के डेप्थ पे ही हमको वहाँ का जो सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है एकदम कम मिलता है, देख रहे पुअर मिलता है, जिसके कारण हम लोग डिप फाउंडेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड, क्या करेक्ट मेथड टू डिटरमाइनिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिमेट्रिकल टी सेक्शन, सिमेट्रिकल टी सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो इनमें से 4 अलग अलग मेथड दिए गए हैं और आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है, मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यूज टू डिटरमाइन सिमेट्रिकल टी सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंसिडर ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लेंज एज ए डोमिनेंट ऑफ द शेप, एकदम नहीं, ये मेथड नहीं होता है। एज्यूम इट बिहेव्स ए सॉलिड रेक्टेंगुलर, ऐसा कुछ नहीं है। यूज अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डायरेक्टली, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। ठीक है, क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिमेट्रिकल टी सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, कौन सा मेथड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, डी अच्छा क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, आपको ये देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे जो आपको मैकेनिक्स से डायरेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसको कॉपी, स्पेशल कॉपी आप लोग बनाए होंगे, उसमें आप लोग बराबर नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप पहला बार देखें तो आपको इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, या फिर देखिए सबसे बेहतर रहेगा ना कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको अभी लगता कि नहीं ये क्वेश्चन अभी, अरे देख ली, अरे ठीक है अब तो याद हो ही गया, आपको दिक्कत थोड़ी है। और यही आपको 1 महीना बाद मिलेगा तो ये हवा हवा लगेगा कि रे साला ये पढ़े कि नहीं, ध्यान नहीं है, मतलब लगेगा कैसे पता है कि इस क्वेश्चन को हम पढ़े तो जरूर है, लेकिन आप रहेंगे कन्फ्यूजन में, और कन्फ्यूजन जब रहेगा इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपका 95% चांस है कि आप गलत कीजिएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, आराम से उसको अपना नोट डाउन कॉपी में कर लें, ताकि 2-3 बार आप दिखेगा ऑटोमेटिक आपको माइंड में ये छप जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहे 2 महीना हो, चाहे 2 साल हो, नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, जो लिख देते हैं ना, जो लिख देते हैं वो आपको माइंड में एकदम एवर ग्रीन एनी टाइम छप जाता है, बशर्ते उसको आप जैसे हो गया 1 मंथ 2 मंथ हो गया, एक बार उसको प्रॉपर पूरी तरह से, मतलब कंसंट्रेशन की, मतलब पूरी अच्छी तरह से एक बार थ्रूली रिवीजन करने की जरूरत है दोस्त। ठीक है, ये नहीं कि मतलब जो सर बोले थे, भैया बोले थे लिख के रख लेने के लिए और उसको देखबे नहीं कीजिए तो क्या दिक्कत है, तो फिर कोई फायदा ना है, उसको फिर भूलना आपको तय है, आप वैसे भी भूल रहे हैं, ऐसे भी भूल रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप कॉपी में अपना नोट डाउन कर लें, ताकि 2 से 3 बार देख लेने के बाद आपको वो माइंड में प्रॉपर पूरी तरह से छप जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया डी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि द सीवरेज सिस्टम इन विच द सोसाइटी वेस्ट, द सीवरेज सिस्टम इन विच द सोसाइटी वेस्ट इज कैरिड इन ए बकेट और कार्ट्स इज कॉल्ड, सीवरेज सिस्टम है, सोसाइटी, जो सोसाइटी से जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको ले कैरीड कर रहा है, कैरी इन किस में, बकेट में, और बकेट बकेट और कॉट्स में, उस हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइजेनिक सिस्टम, वाटर कैरिंग सिस्टम, एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। देखिए लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे बकेट सिस्टम हमारे, या फिर कन्वर्सी कन्वर्सनी कन्वर्सनी कन्वर्सेंसी सिस्टम, कंजर्वेंसी सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जब बोल रहा है कि द सोसाइटी वेस्ट इज कैरिड इन ए बकेट और इन और कार्ट्स इज कॉल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, आर कॉल्ड कंजर्वेंसी सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बताएं, इजी क्वेश्चन, ये तो बताने लायक है ही नहीं कि बता दें, इतना इजी क्वेश्चन आप करिएगा, बोलिएगा बताने के लिए, इसका इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें, कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, देखिए एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हिंट देते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर नीड टू कंप्लीट द वर्क विद इन ए फिक्स
सम एंड फिक्स टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए डिफरेंट आइटम्स, उस मेथड को, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन वो शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में आंसर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए, बताइए किस टाइप का आपको फिगर दिख रहा है। ग्रेड सेपरेशन का ये अलग है, फुल कवरेज लेफ है, रोटेटरी है, ये रोटरी लिखा, हाँ रोटेटरी, रोटरी है, पार्शियल कवरेज लिफ है, डायमंड है। ये किस टाइप का फिगर आपको दिख रहा है? ये किसका फिगर है बताए? हम्म, किसका फिगर है जी? फुल फुल कवरेज लीफ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फुल कवरेज लीफ का ये इमेज आपको दिख रहा है। ठीक है, ये इमेज के बारे में डायरेक्ट इमेज दे दिया और पूछ रहा कि ये किसका इमेज है। ठीक है, इसमें से चार अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब बताएं, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन ए कंक्रीट अंडर एक्सियल देख रहे हैं ना, यहीं पकड़िए। क्वेश्चन पकड़ने का भी तरीका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़े, अगर इजी क्वेश्चन है तो तुरंत आप उसको पकड़ लीजिएगा। जैसे ये इजी क्वेश्चन है, इसमें तो फंसने के चांसेस ही नहीं है। एक्सियल स्ट्रेन बोल दिया मतलब 0.002 रेट मार्क के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यही कैसे रहा था कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन केस ऑफ बेंडिंग कितना होता है? 0.0035। कितना होता? 0.0035 किसके केस में? इन केस ऑफ बेंडिंग। ठीक है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हुए हैं, क्लासेस में बताया गया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फिश प्लेट इन ए रेल ज्वाइंट? प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है किसका? फिश प्लेट का। फिश प्लेट हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका फंक्शन क्या है? फिश प्लेट हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसका फंक्शन यही है कि दो रेल को जैसे देखिए, एक ये रेल हुआ, ठीक है, एक ये रेल हो गया, और देन आपका एक ये रेल हो गया। ठीक है, तो ये दो रेल को ज्वाइन करने के लिए इस टाइप से ये आपका हो गया फिश प्लेट, जो मैं लगा रहा हूँ ये आपका फिश प्लेट हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर देंगे, एक यहाँ पर देंगे, ये मेरा फिश प्लेट है। ठीक है, क्या है? ये आपका फिश प्लेट है। ठीक है, क्या करता है? दोनों को टू ज्वाइन ए रेल टुगेदर। ठीक है, सीधा सीधी, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, घुमा फिरा नहीं पूछा गया, सीधा पूछ दिया कि टू ज्वाइन ए रेल टुगेदर। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए अब बताएं कि व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC रेंज फॉर अ कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल। ठीक है, कोहेसिव सॉइल एज पर IS 2720 पार्ट नंबर 8। पूछ रहा है कि उसका मैक्सिमम कॉम्पैक्शन किस सॉइल के लिए, इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू कितना होता है, कितना परसेंट होता है? बताएं, बताएं इसका आंसर क्या होगा? 10 से 12%, 12 से 16%, 8 से 12%, या फिर 15 से 20%? कितना होता है जी? IS कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, बताएं कितना होता है? 12 से 16%। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बी फॉर बहादुर, बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, गलती तो नहीं होगा ना? इजी क्वेश्चन है, गलती तो होने के चांसेस भी नहीं है, गलती करना भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो मेरे इन केस, किसके केस में? कोहेसिव सॉइल के केस में जो OMC का जो वैल्यू होता है, एलवेज कितना होता है? 12 से 16%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन बीम डिफाइन पूछ रहा है, डिफिनेशन बताएं कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के डिफिनेशन क्या होता है? द इनर्सिया, द इंटरनल मोमेंट डेवलप ड्यू टू ए बेंडिंग स्ट्रेस, पहला ही दे दिया, पहला ही पकड़ा गया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन जो कि कलेक्ट है, दूसरा इसमें से हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। द सम ऑफ शियर फोर्सेस इन ए बीम, कोई मतलब नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है,
यही है राइट आंसर। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, पूछ रहा है डिफिनेशन, ठीक है। किसका? द इंटरनल मोमेंट डेवलप ड्यू टू अ बेंडिंग स्ट्रेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम आर, ठीक है। चलिए हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फायर पॉइंट टेस्ट कंडक्ट ऑन ए बिटुमिन आल्सो नोन एज, उसे और फायर पॉइंट टेस्ट को जो हम लोग बिटुमिन के लिए कंडक्ट करते हैं उस मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज पेनकी मार्टिन टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पेंकी मार्टिन टेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एयर सीजनिंग फॉर अ टिम्बर आल्सो कॉल्ड। पहले आप हमें बताएं कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर क्या होता है? यह एक प्रोसेस होता है जब भी कोई भी टिम्बर को हम लोग सीजन करते हैं। इट मीन्स चाहे हम लोग नेचुरल सीजनिंग करें चाहे हम लोग आर्टिफिशियल सीजनिंग करें, सीजनिंग सीजनिंग होता है। लेकिन सीजनिंग जो होता है इसमें दोनों प्रोसेस में तो सबसे बेस्ट प्रोसेस माना जाता है एलवेज और आर्टिफिशियल सीजनिंग को माना जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सीजनिंग में कौन कौन से होता है? जैसे आपका हो गया, आपका बॉइलिंग हो गया, फिर आपका केमिकल सीजनिंग हो गया, फिर हम लोग बोल सकते हैं आपका किल्न सीजनिंग हो गया, फिर हम लोग बोल सकते हैं आपका क्या बोल सकते हैं वाटर सीजनिंग हो गया, रनिंग वाटर सीजनिंग हो गया। ये सारे जितने भी मेथड है ये सारे किसके हैं? आर्टिफिशियल सीजनिंग के हैं, ठीक है। और इसमें जो और हमको एक होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग, एक होता है क्या? नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग को ही हम लोग एयर सीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल सीजनिंग को हम लोग और क्या बोलते हैं? एयर सीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो आंसर तो करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन हमको अब जानना है कि जैसे सीजनिंग सीजनिंग में सबसे पहले हम लोग टिम्बर का क्या करते हैं? वेट को उसमें से हम लोग जितने भी सेप होते हैं वुड में, जितने भी सेप वुड में जितने भी आपका अस्टेन अस्टेन होते हैं सब रिमूव किया जाता है, ठीक है। जिसके कारण उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। जब उसका वेट कम कम हो जाता है टिम्बर का, इट मीन्स कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा तो उसमें जो वो श्रिंकेज का जो श्रिंक हो जाता था, श्रिंकेज भी रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उसका लैटरल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बहुत सारे फंक्शंस एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये आपको हो गया क्या? सीजनिंग ऑफ टिम्बर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनिंग ऑफ टिम्बर बोलते हैं। और यहाँ जो और इसका जो अलग अलग मेथड दिए गए हैं, ठीक है। एक होता है क्या? नेचुरल सीजनिंग, एक होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग, जो मैं अभी बताया। नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? नेचुरल सीजनिंग एक ऐसा इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे नेचुरल सीजनिंग है, नेचुरल सीजनिंग इट मीन्स कि हम लोग नेचर में छोड़ दिया, प्राकृतिक में छोड़ दिए। प्राकृतिक की वजह से जो मेरा सीजनिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें से जितने भी स्टेप और सेन जो सेप्स जो निकल रहे हैं टिम्बर से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नेचुरल सीजनिंग बोलते हैं। ये जो मेथड है बहुत स्लो मेथड है, ठीक है। इसमें मात्र आपका इस मेथड को करने के लिए आपको 5 से 8 मंथ लगेगा इस मेथड को कंप्लीट कर, मतलब इस मेथड से नेशनल सीजनिंग से जब हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर करेंगे तो 5 से 8 मंथ लगेगा, ठीक है। जिसमें से आपका 15 से 20% ही आपका स्टेन रिमूव हो पाता है, ठीक है। जो कि ये एक तरह से देखा तो स्लो मेथड भी है और उतना एक्यूरेसी भी इसमें नहीं होता है। किसके केस में? नेचुरल सीजनिंग, और उसी को हम लोग आर्टिफिशियल सीजनिंग बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका हो गया आपका, सॉरी, नेचुरल सीजनिंग और एयर सीजनिंग, ठीक है। अब जो दूसरा मेरा है क्या? आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल इट मीन्स कि उसको हम लोग अलग अलग मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। अलग अलग मेथड के थ्रू करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियल सीजनिंग जो होता है ये मेथड ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग सीजनिंग टिम्बर को जो हम लोग सीजनिंग करेंगे, इसमें क्या है, बहुत ही कम टाइम में, ये बहुत फास्ट मेथड भी होता है, ठीक है। 8 से 10 दिन में हम लोग कंप्लीट टिम्बर को एक बहुत ही एक अच्छी तरह से हम लोग सीजनिंग कर पाएंगे, और ये टाइम भी कम लेता है। दूसरी बात, जिसके कारण जो हम लोग जो टिम्बर को हम लोग सीजन किए हैं उसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा खासा होता है और ये टाइम भी कम लेता है, ठीक है। जो क्या और इसमें जो परसेंटेज होता है स्टेन सैप स्टेन का, जैसे जो
सीजनिंग इट मीन्स क्या हो रहा है, उसमें जो स्टेन हो रहा है वो निकल रहा है, ठीक है। इसमें जो हो रहा है वाटर कंटेंट जो होता है बहुत ही एक अच्छा लेवल तक पानी रिमूव हो जाता है उससे। किससे? जो जिस टेम्पर का हम लोग सीजनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो अलग अलग मेथड है, किल्न सीजनिंग हो गया आपका, जो कि अभी हम लोग मेथड की बात किए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग हो गया, किल्न सीजनिंग हो गया आपका, रनिंग वाटर सीजनिंग हो गया, बॉइलिंग सीजनिंग हो गया, ये सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है कि ए ड्राइंग दैट सो दैट फ्रंटल एंड साइड अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग, उसे कौन सा, उस ड्राइंग को क्या बोल रहा है? फ्रंट एंड साइड अपीयरेंस, फ्रंट दिख रहा है और साइड व्यू दिख रहा है, उस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बिल्डिंग एलिवेशन, बिल्डिंग सेक्शन, या फिर आपका बिल्डिंग प्लान, या फिर मेरा एरियल व्यू। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलवेज बिल्डिंग एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बिल्डिंग एलिवेशन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लास्टिक इज यूज इन ए फाइबर एनफोर्स कंपोजिट फॉर ए ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। किस टाइप का प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं फाइबर एनफोर्स कंक्रीट के लिए, फॉर अ ब्रिज और अ स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए? बताएं। एक्रिलिक, या फिर क्या है, एक्रिलोन, ट्रिलाइन, बटडाइन, स्टायरिन, ये एक हो गया। तीसरा क्या हो गया? एपॉक्सी रेजिन या नाइलॉन। तो जो हम लोग इसमें से प्लास्टिक का जो हम लोग यूज करते हैं फाइबर एनफोर्स कंपोजिट लाइक ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन के लिए, तो वो किस टाइप का प्लास्टिक होता है? आपका एपॉक्सी रेजिन होता है, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन एक इस टाइप का प्लास्टिक होता है जिसका यूज हम लोग आपका फाइबर एनफोर्स कंक्रीट के लिए भी करते हैं, ठीक है। जो मैंने देखिए इसका, इस प्लास्टिक रेजिन का, ये जो इपॉक्सी रेजिन है, इसका यूज करने का मेन मेन पॉइंट यही है कि ये जो पहली बात की लाइट वेट होता है, ठीक है। लाइट वेट होता है, दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हमको स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से हम लोग का मेन ये रहता है, ठीक है। जो कि सारा चीज़ इसमें फुलफिल होता है, इपॉक्सी रीजन में सारा चीज़ फुलफिल होता है, जिसके कारण हम लोग इपॉक्सी रीजन को हम लोग यूज करते हैं दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना अकर्स ड्यू टू ए शियर स्ट्रेन मॉडिफाइंग बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लेंज एंड कॉजेज द सेक्शन टू वार्प। इस फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? अकर्स ड्यू टू ए शियर स्ट्रेन मॉडिफाइंग बेंडिंग, शियर स्ट्रेन्स मॉडिफाइंग बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लेंज एंड causes the section to warp is known as shear leg, is known as shear leg। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। सी इज अ राइट आंसर दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, जो कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सर्वे से पूछा गया, करेक्ट पूछ रहा है। तीन स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, तीन स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या है जी, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर देन पोल एंड लेस देन इक्वेटर। क्या ये सही है या फिर गलत है? हम लोग क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ग्रेटर देन पोल देन इक्वेटर, ठीक है। जो कि ये जो स्टेटमेंट है 110% सही है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर देन समर देन विंटर, एकदम ये सही है। दूसरा मोर देन समर देन विंटर, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ग्रेटर देन समर देन विंटर, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा क्या कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर देन नाइट, ये गलत है। क्या होता है?
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ग्रेटर देन डे देन नाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज मोर देन नाइट, मतलब उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, जिसके कारण ये जो ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा गलत हो गया और पहला ये दोनों सही है। ठीक है, पहला दूसरा सही है, किसमें होगा जी? पहला दूसरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये प्लान दैट हैज डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग फाउंडेशन इज नोन एज, वो कौन सा प्लान है जिसमें डिटेल रहता है? डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए बिल्डिंग फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का डिटेल रहता है, इट मीन्स फाउंडेशन प्लान होगा। और क्या होगा? क्या होगा? फाउंडेशन प्लान होगा, सीधा सीधी बात है। किसके बारे में डिटेल बोल रहा है? कि डिटेल्ड ऑफ ए बिल्डिंग फाउंडेशन के बारे में डिटेल किया गया है, इट मीन्स फाउंडेशन प्लान होगा, सीधा सीधी बात है कि नहीं? तो इसमें तो तुम दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए क्या है, क्ले पॉजेज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। बताएं कौन से कंडीशन में क्ले का स्ट्रेंथ हाईएस्ट होता है? बताएं क्या? फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर अप टू रेडलेस। दूसरा ऑप्शन, व्हेन एट ए लिक्विड लिमिट। तीसरा ऑप्शन, व्हेन विथ केलोनाइट एट ए रूम टेम्परेचर। देन फोर्थ, व्हेन एट ए श्रिंकेज लिमिट। बताएं बताएं। क्ले का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्ले का स्ट्रेंथ हाईएस्ट स्ट्रेंथ किस कंडीशन में होगा? ये चार ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। बताएं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्ले का स्ट्रेंथ हाईएस्ट मैक्सिमम आपका एलवेज जब हम लोग क्ले को हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर पे, अप टू जब तक वो पूरा रेड ना हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में उसका जो स्ट्रेंथ होगा आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। व्हेन हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे जब उसको हम हीट करेंगे अप टू द, कब तक? जब तक वो पूरी तरह से वो रेड में तब्दील हो जाए, उस कंडीशन में जो क्ले का जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच द फॉलोइंग टैप ऑफ एस्टिमेट फॉर ए बिल्डिंग विल द रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ ए वॉल इज रिक्वायर्ड। बताएं रनिंग मीटर के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? प्लिंथ एरिया, ये तो होता ही नहीं, मीटर स्क्वायर है। इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर क्यू है। क्यूबिकल कंटेंट, ये तो होगा ही नहीं। तो सबसे जो ये जो बोल रहा है कि रनिंग मीटर कॉस्ट ऑफ ए वॉल इज रिक्वायर्ड द एवरेज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द following option is used to enhance the alignment and strength of adjoining a stone in a stone masonry। बताएं क्या कर रहा है? इनहेंस द अलाइनमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए एडजॉइनिंग स्टोन मेसनरी। किस टाइप का ज्वाइंट होगा वो? फ्लश ज्वाइंट होगा, की ज्वाइंट होगा, या रिसेस ज्वाइंट होगा, या फिर डबल ज्वाइंट होगा? क्या बोल रहा है? यूज टू इनहेंस द अलाइनमेंट एंड स्ट्रेंथ दोनों को इनहेंस कर रहा है। इट मीन्स वो डबल ज्वाइंट होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। ना ही फ्लश ज्वाइंट होगा, ना ही की ज्वाइंट होगा, ना ही रिसेस ज्वाइंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि विच टाइप ऑफ सपोर्ट अलाउ ओनली ए रोटेशनल मूवमेंट। क्या है? ओनली ए रोटेशनल मूवमेंट बट रेजिस्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस दोनों को रेजिस्ट कर रहा है, तो किस टाइप का सपोर्ट होगा? एलवेज पिन सपोर्ट होगा। क्या होगा? पिन सपोर्ट होगा। पिन सपोर्ट किस टाइप से होता है? देखिए ये आपका हो गया। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट लग रहा है, ये रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, और इस टाइप से एक ये फोर्स लग रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ सपोर्ट अलाउ ओनली ए रोटेशनल मूवमेंट बट रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को रेजिस्ट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिंड सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग दिख रहा है कि ये जो होगा ऑप्शन नंबर पिन सपोर्ट, मतलब डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक आता है कि रोलर सपोर्ट कैसा होता है, फिक्स सपोर्ट कैसा। देखिए आपका रोलर सपोर्ट, ये आपका पिन सपोर्ट हो गया, और रोलर सपोर्ट किस टाइप से होता है, ये देखिए ये हो गया, बस नीचे रोलर लगा हुआ है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका रोलर हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन यहाँ क्रिएट होगा। ठीक है, ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आपका होगा, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि रोलर सपोर्ट हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट किस टाइप से होता है, फिक्स रहता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इस टाइप से ये वो फिक्स हो गया। इसमें तीनों चीज़ जनरेट हो जाता है, ये जनरेट हो गया हॉरिजॉन्टल, यहाँ सबका ये रिएक्शन जनरेट हो गया, देन यहाँ पे मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इवन व्हेन द नॉर्मल फोर्सेस आर रिड्यूस टू जीरो, normal forces are reduced to zero, some point of a shear strength is still left on the soil. This strength is due to, उसे हमने क्या बोलते हैं, ट्रू कोहिजन, इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देन आपका एपिरेंट कोहिजन। क्या पढ़ रहे हैं देखिए, व्हेन द नॉर्मल फोर्सेस रिड्यूस टू जीरो, नॉर्मल फोर्सेस जो हो रहा है क्या हो रहा है, जीरो कर दे रहा है। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, when some part of a shear strength are still left of the soil, then it is called true cohesion। क्या बोल से बोलते हैं हम लोग, ट्रू कोहेजन बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें क्या होता है, नॉर्मल फोर्सेस जीरो हो जाता है, देन सम shear strength वैल्यू, सम shear strength। ठीक है, यही बोल रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, इफ्लोरेसेंस ऑन ए प्लास्टर सरफेस कॉजेज बाय विच द फॉलोइंग इफेक्ट्स टू अपीयर। ये तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसके बारे में पढ़े ही हुए हैं, इसके परसेंटेज भी क्या, तो इसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़े हुए हैं। इफ्लोरेसेंस जो होता है क्या, क्या, रस्ट स्टेन ऑन पिचेस और पैच, एकदम गलत। ग्रोथ पैचेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एकदम रॉन्ग। ओजिंग आउट ऑफ ए विस्कस लिक्विड, एकदम रॉन्ग। वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। यही ना होता है कि वाइट क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर पे सब्सटेंस, जो कि किसी भी ब्रिक पे, किसी भी प्लास्टर पे आगे उस पर दिखता है आपको। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका परसेंटेज भी आपको पता होगा, लेस देन 10, 10 से 50, ग्रेटर देन 50, पता है ना सारा परसेंटेज, जो कि हम लोग क्लासेस में किए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरह से, 2-3 क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू उसको देखें। अब तो गलती तो नहीं होना चाहिए सर, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताए कि व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट व्हेन टेस्टेड बाय ए वैकट अपरेटस टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, बताए। ये बताने लायक है क्या, बताने लायक तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, ये क्लासेस आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, आप बेसिकली आप लोग हमें आप ये बताएं कि कितने क्वेश्चन आपका इसमें लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन आसान है। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा नहीं कि आपको रॉकेट साइंस पूछने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मतलब जो कंसेप्ट है उसी से क्वेश्चन पूछेगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छे लेवल के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं से क्वेश्चन छूटने का संभावना ही पैदा नहीं होता है, ऑप्शन ही पैदा नहीं होता है। ठीक है,
तो आप लोग क्लासेस वाला भी जो सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं वो सब भी आप लोग रेगुलर वे में कंटिन्यू रखें, क्योंकि अब सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास दो दो ऑप्शन है, आप सब्जेक्ट वाइज भी आप तैयार हो जाए और इधर से आप मिक्स प्रैक्टिस का सेशन भी देखें। आपके लिए दोनों ऑप्शन है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। कल आपको हाँ नेक्स्ट डे में आपको सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट नंबर 4 मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अभी सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग डिटेल्ड में कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को जो कि हम लोग पीछे अगर नहीं किए हैं तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, विथ कॉन्सेप्ट, अब विथ कुछ हम लोग ट्रिक भी जानने वाले हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन में जो कि अप्लाई हम लोग करते हैं, जो कि आप लोग देखे भी हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के मैं आज के क्लासेस में यहीं पे एंड करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।